वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 का एपिसोड 9 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन की। तो कहानी की शुरुआत में सिंह को दोबारा रिवाइव करता है क्रोम को, और सेंकू ने रिवाइव किया क्रोम को, और सेंकू जिंदा है, जिसका मतलब जीत हुई इन लोगों की। जिसके बाद आगे दोनों बनाना शुरू करते हैं रिवाइवल फ्लूइड यानी कि नाइट्रिक एसिड। जैसा करते हुए इन्हें काफ़ी भूख लग रही होती है, तो खाना कौन इकट्ठा कर सकता है। जिस पर इन्हें याद आती है एमरलिस की, जिसको रिवाइव करके ये लोग खाना इकट्ठा करते हैं, लेकिन खाना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसको लेकर ट्रैवल करने के लिए इन्हें चाहिए होती है शक्ति, जो मिलती है ताइजू से। पर अब भला खाना कौन पकाए, जिसके लिए रिवाइव करते हैं फ्रांसिस को। और ये खाना खाते हुए चर्चा करते हैं कि इनके पास आया था कॉल इनके मेन लैंड से, जो इनको किया था रूरी ने। पर आमतौर पर रूरी किसी को कॉल नहीं करती, भले ही उसको कितनी परेशानी क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं ये चिंता जताते हुए कॉल की उसने सिंकू के लिए, जहाँ दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ थे। जो वैसे पिछले से पिछले सीजन की कहानी थी, पर ये सब काफ़ी हद तक नई थी ताइजू के लिए, जो काफ़ी हद तक हैरान था कि उसकी शादी भी हुई और उसने डिवोर्स भी ले लिया। और इनके उस सेल फोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। जहां आगे फ्रांसिस बात करते हैं उनके जहाज में लगे इक्विपमेंट के बारे में, जिनसे वो कॉल कर सकते हैं। पर ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इनके जहाज के अंदर की तोड़फोड़ कर दी गई होती है, जिसको देख के क्रोम काफ़ी हद तक गुस्से में होता है। और सें को गुस्सा नहीं होता, उसे गुस्सा आता है, पर वो भी काफ़ी बिजी है गुस्सा करने के लिए। तो हाँ, अगर आप बिजी हो तो आप गुस्से को टाल सकते हैं किसी और काम को यूटिलाइज करने के लिए। तो अब क्योंकि जहाज तबाह हो चुका है, तो इसके लिए इन्हें दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा कासिकी को, और साथ ही बाकी लोगों को भी, ताकि ये जहाज की मरम्मत शुरू कर सके, जो शुरू होती है जिस काम में ज्ञान को भी लगना पड़ता है ना चाहते हुए। जहाँ ताइजू पानी में डूबे हुए यो की मूर्ति को बाहर निकालने चाहता है, पर साथ ही वो उठा के लाता है क्रिसामे के स्टैचू को भी, जो वहीं आसपास पड़ी हुई थी। तो क्या इन्हें उसे दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। जिन सब फैसलों में तेजी दिखाते हुए सेको दोबारा रिवाइव कर देता है उसको। तो सेको ने उसे यूं ही रिवाइव नहीं किया, उसके पीछे कारण था उससे पूछना कि कहाँ है वो दो मूर्तियां जिसको कि पेट्रीफाइड किया था इबारा ने, जिससे वो जान पाता है गिनरो और कोआको की लोकेशन। जिसके बाद वो रिवाइव करता है गिनरो को, और गिनरो की चोटें हील हो चुकी होती है, और साथ ही कोआको भी रिवाइव हो चुकी होती है, जिससे देख वो भागते हुए बढ़ता है उसकी ओर किनरो को छोड़कर, जिसे वो गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ती है। पर जिसके बाद भागती हुई जाती है कोआको और गले लग जाती है सेंकू के, जिसे देख जलता है गिनरो और शर्मा जाती है क्रिसा में। पर क्रिसा में को ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग प्यार से गले मिल रहे हैं, ये बस एक ग्रेटिट्यूड था कि वो दोनों सेफ है और किंगडम ऑफ साइंस जीत गया। हाँ, मतलब प्यार की उम्मीद तो इन दोनों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो आगे इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए लोग करते हैं पार्टी, जहाँ सब मजे कर रहे होते हैं, जैसे गिनरो अपनी छोटी छोटी कहानियां बड़ा चढ़ा के बता रहा होता है। पर जहाँ आगे से उन सबको बुलाता है और कम्युनिकेशन ठीक हो चुका था, जिसके बाद वो लोग बात करते हैं अपने गांव में और पूछते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जिस वजह से उसने उसको पहले कॉल की हो। पर इनके ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करते हुए कोई और आवाज़ सामने आती है, जहाँ एक आवाज़ आती है जो कहती है एक बहुत बड़ी डिस्टेंस 1 सेकंड के अंदर, जिसे सुन पेट्रिफिकेशन टूल को लिए पीछे हट जाती है कोआको। पर ये वाईमैन आखिर है कौन, और उसने इतना बड़ा पेरीमीटर क्यों बोला, जहाँ 12,800,000 मीटर का मतलब होता है हमारी पृथ्वी का व्यास। पर सवाल ये नहीं कि उसने ये पैरामीटर बोला, सवाल ये है कि जो आवाज़ अभी आई थी वो आवाज़ थी सेंकू की। तो कैसे, तो क्या सेंकू सबके पीछे है, या सेंकू ने कुछ ऐसा किया है, या फिर कोई स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह से इस्तेमाल किया गया है। पर सेंकू ने कभी ये लाइन बोली ही नहीं, जिसको लेकर सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना शुरू कर देते हैं कि टाइम ट्रेवल किया सेंकू ने, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पर इन्हें इस चीज़ को और बारीकी से समझना पड़ेगा। तो खैर, जहाँ दोबारा ट्रांसमिशन आती है, जिसको सुनता है यूक्यू, और अंदाजन वो यही कहता है कि आवाज़ सिंकू की आवाज़ जैसी लग रही है, या ऑलमोस्ट उसकी आवाज़ ही लग रही है, या यूँ कहें कि ये एक सेंथ है, यानी कि सेंकू की आवाज़ की कॉपी है। पर स्टोन वर्ल्ड के टाइम में कैसे। पर यहाँ कैसे से ज़्यादा ज़रूरी है क्यों, कौन और कहाँ से कर रहा है ये। पर चाहे वो जो भी हो, वो सेंकू की आवाज़ में बात क्यों कर रहा है। जिस पर बात सामने आती है इवारा के हारने के बाद, जो पहली कॉल की गई थी उसमें आवाज़ थी सेंकू की, जिसको उसने उस समय कॉपी कर लिया होगा। पर वाईमान को हम बेवकूफ़ कहें या समझदार, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो वो कर क्या रहा है, और आखिर पेट्रिफिकेशन टूल यहाँ क्या कर रहा है, जिसके लिए अगर इन्हें पता चल पाए इस हथियार की हिस्ट्री, तो ये बाईमैन के बारे में भी काफ़ी कुछ जान पाएंगे। जहाँ पेट्रिफिकेशन टूल को देख कुछ बातें याद आती है सोयूज को। और आगे तो अब क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें खतरा है वाईमैन से, तो चलो क्यों ना ट्रेनिंग की जाए उनसे लड़ने से पहले। जिस पर ये दोनों तैयार होते हैं और ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं लड़ते हुए। जिन दोनों को ट्रेनिंग करता देख वहाँ से घबरा के भाग जाता है गिनरो। तो खैर, बाकी टीम यहाँ पर लाती है उस बंदे की मूर्ति को, या उस एक्स्ट्रा बंदे की मूर्ति को जिसको कि बचाया है ताइजू ने, और बाकी लोगों को रेस्क्यू करते हुए उसकी मूर्ति को भी लेके आ गया था,
जहाँ उसका एक हाथ टूटा होता है, जिस हाथ को ये लोग लेकर आते हैं, जिस हाथ में बना होता है सेम वही टैटू जो दिखने में काफ़ी हद तक पेट्रिफिकेशन टूल की तरह लगता है। तो आगे उसके हाथ को संभाल कर वो उसको रिवाइव करते हैं, जहाँ दोबारा जिंदा होने को लेकर वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होता है और इनका आभारी भी। जहाँ तभी वहाँ से भागते वारता गिनरो जो ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, जिसके पीछे पड़े होते हैं कोहाकू और क्रिसा में, जहाँ किनरो कहता है बचाओ बचाओ। और अभी जिसको इन लोगों ने रिवाइव किया उसकी पेट्रिफिकेशन के लेयर को देख के समझ सकते हैं कि वो 100 साल पहले पत्थर बना होगा। और गिनरो को मुसीबत में देख वो किसी को याद करता जो गिनरो की तरह ही दिखता था और बचाने पहुंच जाता है गिनरो को कोहाकू और क्रिसामे को हटाकर, जहाँ वो मदद करेगा अपने बॉस की जो पत्थर बन गया था पर अब वो लौट आया है। जहाँ से गिनरो इस बात को सुन काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मैं किसी की तरह दिखता हूँ, ज़रूर वो बंदा भी स्पेशल होगा। और बहुत सारी बात है, पर जहाँ पर आखिर में पूछता है काम की बात जो होती है कि क्या वो जानता उस पेट्रिफिकेशन टूल के बारे में। तो हाँ, एक दिन की बात है जब आसमान से वो टूल गिरने लगे इनके ऊपर और वो सभी एक्टिव थे। तो मतलब पेट्रिफिकेशन टूल आसमान से फेंके जा रहे हैं, जिससे काफ़ी सारी बातें क्लियर होती है। और जहाँ उसकी आधी कहानी अधूरी छोड़ के लोग वहाँ से भागते हैं और बढ़ते हैं आगे उस रेडियो की फ्रिक्वेंसी को एनालाइज करने की होड़ में, जिसको मैग्नीफाई करते ही अपने एक पुराने टूल के साथ, और इस तरह से उन तक पहुँचते उस सिग्नल जो आसमान की तरफ से इन तक आ रहे होते हैं। तो जहाँ आगे रेडार में बैठकर उनकी आवाज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं, जो कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी में चलती है, जिसके वजह से समझ पाते हैं कि उनका टारगेट कहाँ होगा। जहाँ इस चीज़ से खुलासा होता है रात को डिनर के टाइम कि उनका टारगेट ऊपर आसमान में है और वो चांद से बैठकर ये सब कर रहा है। तो इन्हें भी उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। जहाँ ये सारी बातें काफ़ी तक अविश्वसनीय होती है ज्ञान के लिए, क्योंकि इस जनरेशन में कैसे और कैसे आखिर पहुँचेंगे ऊपर स्पेस में और चांद तक पहुँच पाएंगे। जिस पर कह ही देता है सेंखो कि हम चांद पर जा रहे हैं, तैयार रहना। तो अब क्या क्या साइंटिफिक टूल बनाएगा सेंखो चांद तक पहुँचने के लिए, और क्या करेंगे ये लोग चांद तक पहुँचने के लिए। तो खैर, अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 का एपिसोड 10 के। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।